एनिमल किंगडम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 11 फाइलम। कौन कौन से 11 फाइलम है, वन बाय वन आप नोट करेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे एक एक लाइन छोड़कर। नंबर 1 और सीक्वेंस में ही लर्न कर लेंगे आज, ठीक है। पोरीफेरा, पोरीफेरा। सेकंड सिलेंट्रेटा। थर्ड टीनोफोरा। फोर्थ प्लेटी हेलमिन्थीज। फिफ्थ एस्केलमिन्थीज। सिक्स्थ एनिलिडा। 7 आर्थ्रोपोडा। 8 मोलुस्का। 9 इकाइनोडर्मेटा। 10 हेमिकोर्डेटा एंड 11 एंड लास्ट कोर्डेटा। तो लिविंग बींग्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया था और उसमें से एक किंगडम था एनिमल किंगडम, ठीक है। और एनिमल किंगडम को फर्दर फिर 11 फाइलम में क्लासिफाई किया गया, यानी जिनके करैक्टर मैच करते हैं उन्हें एक एक ग्रुप दिया गया। यानी कि इसमें जितने प्लेटिहेल्मिन्थीज में ऑर्गेनिज्म आप पढ़ेंगे उनमें कहीं ना कहीं सिमिलरिटी ज़्यादा है, इसलिए वो प्लेटिहेल्मिन्थीज के मेंबर हैं। जो भी आर्थ्रोपोडा में आएंगे उनके अंदर आर्थ्रोपोड के करैक्टर होंगे, लेकिन ऑल आर एनिमल्स, और ऑल आर एनिमल्स मीन्स ऑल आर मल्टीसेलुलर, ऑल आर यूकैरियोटिक एंड ऑल आर हेटेरोट्रोफिक। ये बात तो आपको सब समझ में है। अब एक बात बहुत ध्यान से देखिए कि दिस इज कोर्डेट, ये कोर्डेट है, और जो फर्स्ट 9 है इन्हें हम और आप नॉन कोर्डेट्स कहते हैं। ये नॉन कोर्डेट्स में आते हैं। कोर्डेटा तो है ही अपने आप में कोर्डेट्स। आपने कहा सर क्या डिफरेंस है कोर्डेट्स में और नॉन कोर्डेट्स में, हमने इन सबको नॉन कोर्डेटा में क्यों रखा है, और दूसरी बात हमने इस फाइलम को क्यों अवॉइड किया है, इसको क्यों हमने नॉन कोर्डेट या कोर्डेट में प्लेस किया। हमने सारी बातें ध्यान सुनिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखना। एक टर्म है नोटोकोड। ये नोटोकोड क्या है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, एक सॉलिड रोड लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है। और प्रोटीन आप सब समझते हैं, आप 10th पास है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर मसल्स में भी पाई जाती है, हमारे हेयर्स में पाई जाती है, हमारे नेल्स भी प्रोटीन से बने हैं, और ये प्रोटीन हमें प्लांट से भी मिलती है, एनिमल से भी मिलती है। अगर हम एग की बात करें तो एग में जो वाइट वाइट है वो प्योरली एल्बुमिन प्रोटीन है। आप ये भी समझते हैं कि प्लांट्स के अंदर सोयाबीन इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के फर्दर फिर जब आप 9th चैप्टर में आएंगे बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे 11th में, तो उसमें एक ग्लाइकोप्रोटीन भी है, ठीक है। तो दिस नोटोकोड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है। जब भी आपके सामने कभी नोटोकोड वर्ड आ जाए, आप एकदम ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ले आना जो आउटलाइन में सर्कुलर है। ये एक सिलेंड्रिकल रोड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोटोकोड। तो नोटोकोड इज ए सिलेंड्रिकल रोड लाइक स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। कहाँ मिलती है, क्या फंक्शन है, तो इन सम एनिमल्स इट इज फॉर्म्ड लिखना मत अभी, इट इज फॉर्म्ड इन मिड डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और पीरियड। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मीन्स व्हेन ए मेल गैमीट यानी स्पर्म एंड एग फ्यूज टुगेदर, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट यानी सेक्स सेल्स, स्पर्म एंड एग फ्यूज टुगेदर, दिस इज फर्टिलाइजेशन एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और इनसे
क्या फॉर्म होता है? जाइगोट फॉर्म होता है। एंड दिस जाइगोट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स एंड अल्टीमेटली ए बॉडी इज प्रोड्यूस्ड। दिस डिवाइडिंग जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियो एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट से होता है। तो इन सम एनिमल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ए नोटोकॉर्ड इज फॉर्म्ड। वेयर इट इज फॉर्म्ड इन द बॉडी? इट इज फॉर्म्ड इन मिड डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। आपने कहा सर ये डोर्सल क्या? डोर्सल समझ में नहीं आ रहा, तो हमने अब बहुत ध्यान से समझते हैं डोर्सल क्या है, फिर ये सारी बातें लिखेंगे। देखिए ये कोई हमारे हाथ में ऐसे मान लीजिए ये कोई अर्थवॉर्म है, ये सॉइल है, सरफेस है, ठीक है, और ये अर्थवॉर्म है। तो आप देख रहे हैं अर्थवॉर्म का ये सरफेस ऊपर की तरफ है, स्काई की तरफ, और ये वाला सरफेस नीचे की तरफ है। चाहे इसे आप अर्थवॉर्म मान लें, चाहे आप इसे रेप्टाइल में चाहे स्नेक मान लें, वाल लिजार्ड मान लें, कोई एनिमल है और उसकी बॉडी का जो सरफेस ज़मीन की तरफ है उसे हम कहते हैं वेंट्रल। दिस सरफेस इज कॉल्ड वेंट्रल सरफेस। ये बेसिक बातें हैं, इन्हें अच्छे से याद रखना। दिस इज वेंट्रल सरफेस, और जो ये ऊपर की तरफ है ये पूरा दिस इज डोर्सल सरफेस। मूव करते वक्त जब कोई एनिमल करेगा तो जो पोर्शन आगे रहता है, जैसे ये आई है और ये इसका मान लीजिए माउथ है, तो दिस इज एंटीरियर साइड। ये एंटीरियर साइड और एंटीरियर एंड है। और ड्यूरिंग मूवमेंट जो पोर्शन बॉडी का पीछे है यानी अपोजिट टू एंटीरियर है, टेल वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर। इसे पोस्टीरियर कहते हैं। तो डोर्सल साइड मतलब ऊपर वाला साइड। अब डोर्सल साइड मतलब मान लीजिए ये डोर्सल सरफेस है, तो उसमें कोई कह रहा है डोर्सल सरफेस पर और ऊपर से मिड लाइन पर, यानी कि यहां पर डोर्सल और मिड लाइन। तो नोटोकॉर्ड इज ए रोड लाइक स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड इन डोर्सल मिड डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब आते हैं हैंड टू हैंड, अपने ह्यूमन में भी समझ लेते हैं कि वेंट्रल और डोर्सल सरफेस क्या है। ध्यान से समझिए। ये आज हम और आप दो पैरों पर, समझ लीजिए ये कोई ह्यूमन है, ठीक है, दिस इज द ह्यूमन। एक रफली वैसे समझाने के लिए दिखा दिया आपको। आज हम दो पैरों पर, यानी हमारे पास 4 लिम्ब हैं। अपर लिम्ब फोर लिम्ब्स कहलाते हैं, फोर लिम्ब्स, और लोअर लिम्ब्स हिंड लिम्ब्स कहलाते हैं। तो हिंड लिम्ब्स आर लोअर लिम्ब्स, फोर लिम्ब्स आर अपर लिम्ब्स। आज हमारी बॉडी 2 लिम्ब्स पर बैलेंस है। हमारी जो मूवमेंट है, जो हमारी वॉकिंग है, जो हमारा लोकोमोशन है, 2 पैरों पर है। तो जब 2 पैरों पर कोई एनिमल चलता है तो उसे बाइपीडल वॉकिंग बोलते हैं। तो आज हम बाइपीडल वॉकिंग दिखाते हैं। बर्ड्स में भी आपको बाइपीडल वॉकिंग दिखती होगी। आप बर्ड्स में भी आप देखना, वो 2 पैरों पर अपने आप को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि उनके जो फोरलिम्स हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड हो गए हैं। लेकिन हमारा ओरिजिन ऐसा नहीं था। जो हमारे एंसेस्टर थे लाखों यानी मिलियन ईयर्स एगो, वो भी टेट्रापीडल थे, यानी 4 पैरों पर चलते थे। टेल भी होती थी मैमल्स में, ह्यूमन में, लेकिन वो धीरे धीरे डिसअपियर हो चुकी है, ठीक है। लेकिन ये हमारा माउथ है, ये हेड है, ये एंटीरियर सरफेस है, ये पीछे वाला पोस्टीरियर है, और ये फोर लिम्स है, ये हिंड लिम्स है। तो अगर हम ओरिजिन पर जाएं कि जब ह्यूमन का ओरिजिन हुआ तो ये हिस्सा ऐसे था, देखो ऐसे। तो ये हिस्सा जमीन की तरफ था, ये वेंट्रल हुआ ना हमारा, जो फ्रंट पर है, दिस इज वेंट्रल। और ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ था, तो ये कौन सा हुआ? डोर्सल हुआ। तो दिस इज डोर्सल और दिस इज वेंट्रल। धीरे धीरे हमारी इवोल्यूशन हुआ और इस इवोल्यूशन में हमारी बॉडी ने अपने आप को 2 पैरों पर बैलेंस करना शुरू किया। 12th में आप ये पूरा का पूरा इवोल्यूशन पढ़ेंगे चैप्टर 7 के अंदर, कि हमारे अर्ली एंसेस्टर कौन थे। ड्रायोपिथिकस थे, रामापिथिकस थे, ऑस्ट्रेलियोपिथिसाइन आए, हैबिलिस आए, इरेक्टस आए, निंदरथल आए, बहुत सारे पढ़ेंगे, अभी आप कंफ्यूज मत होना। लेकिन धीरे धीरे
अल्टीमेटली हम दो पैरों पर बैलेंस हो गए। लेकिन अब ध्यान से देखिए, ये डोर्सल है तो ये पीठ वाला डोर्सल हो गया ना, जो पीठ की तरफ है। ये वाला वेंट्रल, ये वाला वेंट्रल, तो पीठ वाला कौन सा हो गया, डोर्सल। और ये वाला कौन सा हुआ, एंटीरियर एंड। तो ये हमारा एंटीरियर पोर्शन है और ये हमारा हिप वाला पोर्शन पोस्टीरियर पोर्शन है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि नोटोकॉर्ड क्या है। एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है। और मिड डोर्सल, यानी कि हम अगर अपनी बात करें ह्यूमन की, तो ये डोर्सल सरफेस है। डोर्सल सरफेस में ये मिड लाइन में है, तो यहाँ पर बनी होगी, यानी ये मिड डोर्सल सरफेस में है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड में। लेकिन कुछ एनिमल में ये डिसअपियर हो जाती है सिंथेसाइज होकर, कुछ के अंदर ये परसिस्ट रहती है। परसिस्ट मतलब गायब नहीं होती, टिकी रहती है, यानी डिसअपियर नहीं होती। और हम ह्यूमन के अंदर दिस नोटोकॉर्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। हमारे केस में ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, यानी ये बैकबोन बन जाती है। तो जिन कोर्डेट कौन हुए, कोर्डेट तो सब हुए जिसके अंदर नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन हो गया, वो कोर्डेट में आते हैं। यानी कि द एनिमल इन विच नोटोकॉर्ड इज फॉर्म्ड, चाहे वो डिसेप्टर हो जाए, चाहे वो परसिस्ट रहे, चाहे वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, बट ऑल आर कोर्डेट। द एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कोर्डेट्स एंड द एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म, the animals which do not form notochord they are called non-chordates। तो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं बनती वो क्या कहलाते हैं, नॉन कोर्डेट्स कहलाते हैं। आपने कहा नोटोकॉर्ड का फंक्शन क्या है सर, तो मैंने फंक्शन ये है कि नोटोकॉर्ड है तो इट प्रोवाइड द सरफेस, ये एक सरफेस दे रही है जिससे यहाँ की सराउंडिंग की ये सारी मसल्स जो है इससे अटैच हो जाए। तो नोटोकॉर्ड प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर अटैचमेंट विद द मसल्स। कौन सी मसल्स, स्केलेटल मसल्स, क्योंकि हम तीन तरह की मसल 11th में रह के पढ़ेंगे। जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से बोन से अटैच है स्केलेटल मसल्स, जो हमारे सिर्फ हार्ट में है कार्डियक मसल्स, जानते होंगे ऑलरेडी आप, और जो अंदर के ऑर्गन्स को फॉर्म करती हैं जैसे स्टमक, जैसे लंग्स, जैसे इंटेस्टाइन, दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। तो नोटोकॉर्ड प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स इन द बॉडी। तो नोटोकॉर्ड क्या है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हमारा एनिमल किंगडम का बेसिक पॉइंट था। अगर हमें यही समझ में नहीं आता नोटोकॉर्ड क्या है, तो हमारा चैप्टर अपने आप में कमज़ोर है। तो हमें कमज़ोर रह करके नहीं रखना, सब कुछ समझना है। अब क्वेश्चन ये आया कि सर इसे किस में रखेंगे, क्या इसमें नोटोकॉर्ड होती है? अगर होती है तो सर इसमें प्लेस कर दीजिए, और नहीं होती तो इसमें प्लेस कर दीजिए। हमने बेटा इसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती। हेमिकोर्डेट्स नेवर फॉर्म द नोटोकॉर्ड। तो आपने कहा फिर इसे आप नॉन कोर्डेट में प्लेस क्यों नहीं कर रहे सर? हमने इसलिए नहीं कर रहे, इसके कुछ कैरेक्टर नॉन कोर्डेट से मैच करते हैं और कुछ कैरेक्टर कोर्डेट से मैच करते हैं। यानी कि पहले अर्ली क्लासिफिकेशन में हेमिकोर्डेट्स कोर्डेट में ही इंक्लूड थे, लेकिन 100% ये कोर्डेट के करैक्टर को सेटिस्फाई नहीं करते थे और ना 100% ये नॉन कोर्डेट से मैच करते थे। तो इसलिए आज हेमिकोर्डेट का एक अलग फाइलम बन गया है, अलग फाइलम है। सिर्फ हम ये देख करके नॉन कोर्डेट में नहीं रख सकते कि इट लैक्स द नोटोकॉर्ड, अदर करैक्टर में ये इससे मैच करता है। तो आज हम इसे कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, यानी दिस इज द कनेक्टिंग लिंक। किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक? नॉन कोर्डेट्स एंड कोर्डेट्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, पहले से नोट कर लीजिए फिर लिखते हैं, 2 लाइन छोड़कर। नोटोकॉर्ड इज ए
Notochord is a solid, cylindrical and rod-like structure formed in mid-dorsal side during embryonic development of some animals. एक लाइन छोड़कर, the animals with notochord are called chordates. The animals, next line में, the animals which do not form notochord are called non-chordates. एग्जाम्पल, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम यानी फ्रॉम पोरीफेरा से हेमिकोर्डेटा से ऊपर क्या था, इकाइनोडर्मेटा, फ्रॉम पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा. दो लाइन छोड़कर, नोटोकोड is made up of glycoproteins. Notochord provides the site for attachment of skeletal muscles. हो गया यहाँ तक, 1 2 3 लाइन छोड़कर. देखिए एनिमल्स को हमने जो 11 फाइलम बनाए तो कुछ करैक्टर देखे होंगे ना. जैसे जब भी देखो हम किसी को ग्रुपिंग करते हैं, जब भी हम किसी को क्लासीफाई करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, बैक्टीरिया हों, जो मर्जी हो, तो हम कुछ ना कुछ बेसिस तो दिमाग में रखते होंगे ना. जैसे हम यहाँ पर क्लास ले रहे हैं आपकी, ठीक है, तो हम क्लासीफाई करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि बॉयज़ यहाँ बैठेंगे और गर्ल्स यहाँ बैठेंगे, या जो बच्चे आज पेन लेकर आए हैं, रजिस्टर लेकर आए हैं, वो इधर बैठ जाएं, और जो बाय चांस कभी भूल जाते हैं किसी कारण से, तो हमने आप इधर बैठ जाइए. तो यहाँ पर बेसिस रहा किस पर, पेन और रजिस्टर है. यहाँ पर बेसिस रहा जेंडर. तो कहने का मतलब जब भी हम किसी को क्लासीफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ दिमाग में हमारे बेसिस तो होता है. तो किन बेसिस पर हमने ऑल एनिमल्स को 11 फाइलम में क्लासीफाई किया, वो बेसिस क्या है नोट करिए. फॉलोइंग्स आर द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. फॉलोइंग्स आर द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. नंबर 1 पहले नोट करिए, फिर डिटेल में जाके समझना है. अगर ये बेसिस ही हमारे क्लियर नहीं हुए तो चैप्टर क्लियर होगा ही नहीं. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड, सिमेट्री. नंबर 3, डिप्लोब्लास्टिक. इसमें कोई भी आगे पीछे आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में याद रखना, फाइलम को सीक्वेंस में याद रखना. एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 4, सीलोम. नंबर 4, सीलोम. नंबर 5, सेगमेंटेशन. नंबर 6,
नोटोकॉर्ड जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि नोटोकॉर्ड के बेसिस पर हमने दो कैटेगरी बना दी, एक कॉर्डेट और एक नॉन कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड। तो पहले हम समझते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सब कुछ बाद में नोट करेंगे, सारा ध्यान आपका इसको समझने में होगा। देखिए, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उससे पहले आप जरा एक नज़र इस पर दौड़ाइए जरा। पहले हमने लिखा सेलुलर लेवल, फिर हमने लिखा टिश्यू लेवल, सीक्वेंस में याद करना है। फिर हमने लिखा ऑर्गन लेवल, फिर हमने लिखा ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये हमने नहीं समझा, अभी हमने इसके टाइप समझ लिए कि सेलुलर है, एक टिश्यू लेवल है, एक ऑर्गन लेवल है और एक ऑर्गन सिस्टम लेवल है। यानी कि पहले सेलुलर लेवल आया, उससे टिश्यू लेवल डेवलप हुआ, टिश्यू लेवल से ऑर्गन लेवल डेवलप हुआ और ऑर्गन लेवल से ऑर्गन सिस्टम लेवल डेवलप हुआ। अब ये क्या चीज़ है, बहुत ध्यान से आ जाते हैं लेवल पर। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग है हिंदी में संगठन। हो सकता है आप ना जानते हो सकता है आप जानते हो, पर हम बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि हिंदी की कुछ चीज़ें हमें जल्दी समझा देती हैं। संगठन, संग आना मतलब पास आना और गठन मतलब किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो जाना। जैसे ये डिजिट्स हैं, 4 फिंगर हैं, एक थंब है, डिजिट्स हैं। ये पास आई, संग आई, डिजिट संग आई, तो क्या बन गया, आपने का मुक्का बन गया सर। कि सर ये डिजिट इकट्ठी हुई, संग आई और किसका निर्माण हो गया, किसका फॉर्मेशन हो गया, आपने का मुक्के का फॉर्मेशन हो गया सर। तो ऐसे यहाँ पर कोई चीज़ें पास आई और किसी बड़ी चीज़ का, कॉम्प्लेक्स चीज़ का फॉर्मेशन हो गया। वो कौन पास आया? ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। जितने भी एनिमल्स हैं ऑल आर मल्टी सेलुलर्स हैं, सभी मल्टी सेलुलर हैं, सभी सेल से बने हैं और सभी एक से ज़्यादा सेल से बने हैं। लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म में सेल जस्ट एग्रीगेट हो गई हो, सेल बस पास पास आ गई हो, ठीक है, लेकिन सब अपना इंडिविजुअल वर्क कर रही हैं। जैसे हम और आप कहीं एरोप्लेन से जा रहे थे, ठीक है, इसमें मान लीजिए 10 पैसेंजर थे और ये डैमेज हो गया, यानी ये एरोप्लेन क्रैश हो गया और हम जिंदा ही नीचे पैराशूट से उतर गए 10 के 10। अब बिल्कुल हम और आप एक आइलैंड पर गिरे जाकर के, अब जिंदा रहने के लिए कुछ तो हम अपना प्रयास करेंगे ना। तो हम अपनी लकड़ी कुछ उठा कर ले आए, सब अपनी अपनी लकड़ियाँ चुग कर ले आए, यानी बेन कर ले आए, कलेक्ट कर ले आए। सब पे मान लीजिए माचिस थी, ठीक है, पर मान लो हम नहीं थे, कि हम तो और आप तो स्मोकिंग करते नहीं है, पर जो स्मोकिंग करते हैं उनके जेब में माचिस या लाइटर मिलता है। तो मान लीजिए इन सब के पास माचिस या लाइटर था, तो लकड़ियाँ जला ली, सब ने अपने अपना यानी कि चूल्हा तैयार कर लिया। सब ने अपने अपने लिए, चाहे प्लांट्स का कोई प्रोडक्ट लिया है या कोई मीट खाता है, मीट ले आया, यानी कि किसी एनिमल को मार के ले आया, नियर बाय फिश कहीं से ले आया उठाकर। सब अपना अपना खाना बना रहे हैं और सब मिलकर खा रहे हैं, यानी बैठ के सब खा रहे हैं मिलकर, मतलब पर बना अपना रहे हैं, पका अपना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम सब पैसेंजर सेल हैं तो हम एग्रीगेट ज़रूर हुए हैं, पर कॉमन फंक्शन नहीं कर रहे, हम अपने अपने अलग अलग काम कर रहे हैं। जिस समय कोई बना रहा था तो कोई खा भी रहा होगा। लेकिन अगर हम 10 के 10 ये काम करते कि भाई 2-3 आदमी लकड़ी इकट्ठी कर लाएंगे, 2-3 किसी एनिमल को पकड़ कर ले आएंगे या प्लांट का कोई प्रोडक्ट ले आएंगे, कुछ पकाने का काम कर देंगे, कुछ परोसने का काम कर देंगे, यानी मिलकर हम काम करेंगे।
जो सिर्फ लकड़ियां बीन कर ला रहे हैं, चाहे वो 4 आदमी थे, चाहे 5 थे, चाहे 3 थे, ये तीनों चारों एक काम कर रहे हैं, ये टिश्यू बन गया है। यानी जब सेल का ऐसा ग्रुप जिसका फंक्शन सेम हो, जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, वो टिश्यू बन जाता है। ये भी एक टिश्यू बन गया है, ये भी एक टिश्यू बन गया है। तो सेलुलर लेवल सिर्फ क्या है, देखो सेल्स इनमें भी हैं, जिनमें टिश्यू लेवल है उनमें भी सेल्स हैं, जिनमें ऑर्गन लेवल है उनमें भी सेल्स हैं, जिनमें ऑर्गन सिस्टम है उनमें भी सेल्स हैं। सेल्स तो सब में है, लेकिन जिनके अंदर सेल्स जस्ट एग्रीगेट हुई हैं, यानी जस्ट वो एग्रीगेट होकर के एक बॉडी फॉर्म कर रही हैं, वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ये दिस इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि देयर इज नो टिश्यू फॉर्मेशन, यानी कि सेलुलर एग्रीगेट्स है, सेलुलर एग्रीगेट्स है। दूसरा पॉइंट, नो टिश्यू फॉर्मेशन, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये बेसिक पॉइंट याद रखेंगे आप। दूसरा, यहां पर 10 लोगों ने जब हमने टिश्यू बनाया तो हमने डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया ना, यानी वर्क का डिवीजन हो गया, काम का बंटवारा हो गया, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। जब टिश्यू फॉर्मेशन होगा तो डिवीजन ऑफ लेबर होगा, डिवीजन ऑफ वर्क होगा, पर यहां पर पुअर है, ना के बराबर है, आप नील भी लिख सकते हैं, यानी पुअर डिवीजन या डिवीजन ऑफ लेबर इज पुअर, डिवीजन ऑफ लेबर इज पुअर। तो आपने कहा सही समझ में आ गया सर कि सेलुलर वो है जिनमें सेल एक एग्रीगेट हो जाती हो, टिश्यू का फॉर्मेशन ना होता हो। और हमने कहा टिश्यू लेवल क्या है, तो आपने कहा जब सेल्स टिश्यू बनाती है, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन फंक्शन, सिमिलर इन ओरिजिन, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को जो मिलकर एक काम करते हो, दिस इज कॉल्ड टिश्यू। तो ये टिश्यू लेवल हो गया है, दिस इज टिश्यू। एक टिश्यू लकड़ी बीन के लाने वाला था, एक टिश्यू खाना पकाने वाला था, तो देर आर मैनी टिश्यूज। तो टिश्यूज़ के अंदर सेल मिलकर काम करती हैं, लेकिन इन सेल्स के फंक्शन डिफरेंट है, बट इन सेल के फंक्शन सेम है, बिकॉज दीज आर द मेंबर ऑफ द सेम टिश्यू, दीज आर द मेंबर ऑफ द सेम टिश्यू, इन सेल्स के फंक्शन सेम है। तो टिश्यू फॉर्मेशन हुआ। अब बहुत सारे टिश्यू मिलकर अगर एक काम करें, जब बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक काम करें, आप कहेंगे कैसे सर? हमने कहा हमारे घर में एक फंक्शन है, मान लीजिए कोई, ठीक है, एक बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज हुआ है और हमारे पेरेंट्स ने एक टेंट लगवाया है, कुछ कैटर्स भी आए हैं खाना पकाने के लिए, कुछ वेटर भी आए हैं परोसने के लिए। हम सिर्फ उन कैटर्स की बात कर रहे हैं, हलवाइयों की। कुछ सब्जियां काट रहे हैं, सिर्फ जिनका काम सब्जी काटना है, वो एक टिश्यू हो गया। जो सब्जी बना रहे हैं, छौंक रहे हैं, मसाले डाल रहे हैं, वो एक टिश्यू हो गया, उनका अलग काम है, वो अलग टिश्यू है। पहले एग्जाम्पल ध्यान से समझना बड़े अच्छे से। एक परोस यानी कि एक सब्जी काट रहे हैं, एक पका रहे हैं, और एक वेटर को छोटे यानी कि कंटेनर में भर करके दे रहे हैं कि आप जाके डिस्ट्रीब्यूट करके आइए, इनका अलग काम हो गया। एक 4-5 लोग पूरियां या रोटियां बना रहे हैं, ये अलग काम हो गया। तो ये एक अलग टिश्यू है, लेकिन ये ओवरऑल सारे टिश्यू मिलकर काम तो एक ही कर रहे हैं ना, कि जितने गेस्ट आए हैं उन सबको खाने का अरेंजमेंट करा रहे हैं, उन सबको यानी कि खाने अवेलेबल कराने का काम करते हैं। इसलिए ये सारे टिश्यू, इनका ओवरऑल काम तो एक ही हो गया ना, इनका बेशक अलग अलग है, बट ये सारे टिश्यू मिलकर एक काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ऑर्गन लेवल हो गया। तो ऑर्गन लेवल के अंदर क्या होता है, जब अलग अलग टिश्यू मिलकर एक काम करें तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गन। तो आप पढ़ेंगे कि हमारा स्टमक ऑर्गन है, ठीक है, हमारा लीवर ऑर्गन है, पर स्टमक में 11th में रहकर पढ़ेंगे, 16 चैप्टर में अलग अलग टिश्यू मिलते हैं। तो अलग अलग टिश्यू जब मिल जाएं, दिस इज टिश्यू, दिस इज टिश्यू, दिस इज टिश्यू, पर दिस इज ऑर्गन। तो ये ऑर्गन हो गया, ठीक। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक काम करें तो ये ऑर्गन सिस्टम हो गया। आपने कैसे सर? हमने कहा स्टमक एक ऑर्गन है, डाइजेशन में काम करता है, ठीक, सोच के देखिए। इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, डाइजेशन में काम करता है, वहाँ पर एंजाइम अलग है, स्टमक में एंजाइम अलग है, ठीक है, हमारी बक्कल कैविटी में एंजाइम अलग है, पर ओवरऑल काम तो डाइजेशन का हो गया ना। तो जब सारे ऑर्गन्स मिल करके एक काम करें, बेशक हर ऑर्गन का काम अपना अपना सेपरेट है, पर ऑर्गन सिस्टम का तो एक है, तो इसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे आपके स्कूल में
एक बायोलॉजी के टीचर हैं, एक केमिस्ट्री के टीचर हैं, एक फिजिक्स के हैं, एक मैथ के हैं, एक इंग्लिश के हैं, सब अपना अलग अलग काम करते हैं, पर ओवरऑल सब आपको पढ़ाते तो है ना मिलकर, काम तो टीचिंग का ही करते हैं ना। पियोन का अलग काम है, लैब असिस्टेंट का अलग काम है, वॉचमैन का अलग काम है, लेकिन ओवरऑल मिलकर सब स्कूल चला रहे हैं, सभी बच्चों को मिलकर के उनका कैरियर बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो काम तो ओवरऑल एक हो गया ना। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक काम करें, व्हेन ऑर्गन्स यूनाइट टुगेदर टू परफॉर्म द सेम फंक्शन, दिस इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ बहुत सारे हम टिश्यू दिखा रहे हैं आपको, ध्यान से देखते रहिए। इस डायग्राम से ही आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी, इसलिए इन्हें साफ साफ नोट करेंगे, क्योंकि बुक आप पढ़ेंगे तो जस्ट वहाँ लिखा है सिर्फ। तो यहाँ पर देखिए, एक ऑर्गन सपोज करो ये हो गया, एक ऑर्गन 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 ये हो गया, एंड ऑल ऑर्गन्स कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गन सिस्टम। तो दिस इज ऑर्गन सिस्टम। तो अच्छे से आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया होगा। अब इनके आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ नीचे लिखेंगे, इसका यहाँ नीचे, इसका यहाँ नीचे, इसके यहाँ नीचे। पहले से जल्दी से साफ साफ आप नोट कर लीजिए। इधर आइए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के नीचे एग्जाम्पल लिखिए, पोरीफेरा, साफ साफ लिखना। टिश्यू लेवल के नीचे लिखिए सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। थर्ड लिखिए ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल सॉरी, प्लेटी हेलमिन्थीज। लास्ट लिखिए ऑर्गन सिस्टम के अंदर, देखो सीक्वेंस में चल रहा है, पहले ये लिखा था आपने अभी, दूसरा ये लिखा था, तीसरा ये, चौथा ये, इसके बाद सब के अंदर ऑर्गन सिस्टम है। तो याद करो, प्लेटी हेलमिन्थीज के बाद क्या आता था, आपने कहा इसके हेलमिन्थीज आता था, हमने कहा फिर आप खुद लिखना, हम एक एक इनिशियल लिख रहे हैं, सिर्फ खुद देख कर लिखना जरूर। एनिलिडा आ गया, अर्थोपोडा आ गया, मोलुस्का आ गया, आपने कहा यस, इकाइनोडर्मेटा आ गया, हेमिकोर्डेटा आ गया, कोर्डेटा आ गया। यानी टोटल 11 होने चाहिए, अगर नहीं है तो कोई मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई मिसिंग है। आपने कहा मिसिंग कौन सा हो गया सर, हमने सोचो, हमने कहा ये गिना नहीं है ना, हमने ये मिसिंग हो गया, यहाँ से काउंट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 11 है। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। यानी हमारा पहला बेसिस समझ में आ गया कि हमने बेसिस देखा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या, किसी को इसमें, किसी को इसमें, किसी को इसमें और किसी को इसमें बांट दिया, ठीक है। ध्यान से सुनना जरा। और हर सिस्टम का एक काम है, यानी कि जब ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं तो हर सिस्टम का एक अपना पर्टिकुलर वर्क होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का अपना एक अलग वर्क है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपना एक अलग वर्क है, ठीक है। हर सिस्टम के अपने अपने काम हैं, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गन सिस्टम में भी कॉम्प्लेक्सिटी है। बहुत ध्यान से सुनिए, हर ऑर्गन सिस्टम का अपना एक वर्क है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम अपना डाइजेशन का वर्क करेगा, रेस्पिरेशन वाला ब्रीथिंग में हेल्प करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, यानी बॉडी के टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से एलिमिनेट करेगा। लेकिन अगर हम दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो उनमें भी कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी। आपने कहा सच कह रहे हो, हमने कहा बिल्कुल सच कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग है। आपने कैसे, तो हमने लिखे 2 लाइन छोड़कर। Organs are associated with each other to form
a specific organ system. Each organ system is concerned or specialized to perform a function. Next line. Organ systems of different organisms exhibit different various levels of patterns of complexities. आपने का एग्जाम्पल हमने ध्यान से देखना एग्जाम्पल प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर जो भी आपने प्लेटिहेल्मिन्थेस पढ़ा था और उसके अंदर जब भी आप प्लेटिहेल्मिन्थेस पढ़ें तो टेप वॉर्म याद लिया है। टेप वॉर्म यानी उसके जो मेंबर हैं टेप वॉर्म है। टेप वॉर्म क्या होते हैं, इनके क्या करैक्टर हो तो पढ़ेंगे हम डिटेल में, लेकिन टेप वॉर्म आप पहचानते होंगे कि कई बच्चे जिनके पेट में कीड़े हो जाते हैं तो पेट में कीड़े तो कई टाइप के होते हैं, वॉर्म कई टाइप के हैं, पर जो उनमें मेजर हैं जो यूजुअली कॉमनली होते हैं वो टेप वॉर्म्स हैं। तो इनके अंदर मान लीजिए इनका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसे समझ लेना ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें एक ही ओपनिंग है, यानी कि प्लेटिहेल्मिन्थेस के डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही ओपनिंग होती है, यही माउथ एज वेल एज एनस की तरह वर्क करती हैं। यानी कि इसी के अंदर फूड आता है, इसी ओपनिंग से फूड आता है तो ये माउथ है, और इसी से अनडाइजेस्टेड फूड एलिमिनेट होता है तो ये एनस है। तो इनके अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस, it possesses only single opening for both ingestion of food and egestion of food, यानी कि this opening act as mouth as well as anus। जबकि इन हायर एनिमल्स लाइक कोरोडेट्स जैसे ह्यूमन, जैसे रेप्टाइल, जैसे बर्ड, जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। मान लीजिए यहाँ पर आपको दो ओपनिंग दिखाई देती हैं, एक ओपनिंग जिससे फूड का इनटेक होता है, हम फूड लेते हैं, दिस इज द माउथ, और जिससे अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड एनस। एनस इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड, फूड का अंदर लेना कहलाता है इंजेशन, तो जिससे इंजेशन होता है वो माउथ है, जबकि यहाँ पर इंजेशन और इजेशन एक ओपनिंग से हो रहा है, सिंगल ओपनिंग है, यानी दिस इज द सिंगल ओपनिंग। जिससे इजेशन हो, जिस ओपनिंग से इजेशन हो उसे एनस कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी है, दिस इज ऑल्सो डाइजेस्टिव सिस्टम। किसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल कोरोडेट्स, एक ही लिख लीजिए, कोरोडेट्स में भी सेपरेट लिखने की ज़रूरत नहीं है कि रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, फिश हैं, बस कोरोडेट्स याद रख लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी है, बट इस वाले को बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। याद रखना, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स हैविंग सिंगल ओपनिंग फॉर इंजेशन एज वेल एज इजेशन, और जिसके अंदर दो सेपरेट ओपनिंग हो, दिस इज स्पेशलाइज्ड फॉर इंजेशन एंड दिस ओपनिंग इज स्पेशलाइज्ड फॉर इजेशन, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम इसमें भी है, ऑर्गन सिस्टम इसमें भी, और दोनों में सेम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, बट कॉम्प्लेक्सिटीज अलग अलग है। तो एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल था, यानी कि फर्स्ट। एक एग्जाम्पल और है,
सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सेकंड एग्जाम्पल इज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जिसमें हमें क्या दिखाई देती है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सर्कुलेटरी सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है। तो हमने अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी को स्टडी कर रहे हैं। एक हमने लिया डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल कि डाइजेस्टिव सिस्टम सभी में है, हर एनिमल में दिया नेचर ने, पर किसी के अंदर कैसा दिया है, इनकम्प्लीट दिया है, किसी के अंदर कंप्लीट दिया है। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी डिफरेंस है। जल्दी से आप नोट कर लीजिए पहले। हाँ जी, सेकंड है सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले ध्यान से समझिए, सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई चीज़ सर्कुलेट कर रही होगी, यानी कोई चीज़ मूव करती होगी। तो आप कहेंगे सर मालूम चल गया हमें कि आप ब्लड की बात कर रहे हैं सर। हमने कहा यस, तो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ये तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा सेपरेट है आपके कोर्स में, एनिमल फिजियोलॉजी में, तब हम पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा हिंट अब भी ले लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड एक फ्लूइड टिश्यू है। दिस इज ओनली द फ्लूइड टिश्यू इन आवर बॉडी दैट सर्कुलेट्स विद इन बॉडी। और ये सर्कुलेट इसलिए होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर कर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट यानी जो रिएक्शंस में बनते हैं उन्हें कलेक्ट कर कर किडनी में जाकर फिल्टर आउट करता है, वहाँ से यूरिन बनकर हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। हमारी बॉडी में जगह जगह पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं विच सिक्रीट हॉर्मोन्स एंड दीज हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड देयर साइट ऑफ एक्शन। उन्हें कहाँ पर एक्शन करना है, मान लो यहाँ पर थायराइड भी है, पैराथायराइड भी है, यहाँ पर हमारे स्कल के अंदर कौन सा है, पीनियल ग्लैंड भी है, हाइपोथैलेमस भी है। तो इनके हार्मोन्स, हर ग्लैंड के हार्मोन्स कहीं बॉडी में दूर जाकर काम करते हैं। तो वहाँ तक कौन पहुँचाता है, ब्लड पहुँचाता है। तो ब्लड को फ्लो करने के लिए ट्यूब चाहिए, आपने कहा हाँ जी ब्लड वेसल चाहिए, हमने ठीक है। हमने कहा इस ब्लड को अगेंस्ट ग्रेविटी भी जाना है तो टूवर्ड्स भी जाना है, टूवर्ड्स ग्रेविटी जाना है तो कोई नो प्रॉब्लम, लेकिन अगेंस्ट जाना है तो आपने कहा एक पंपिंग स्टेशन चाहिए, एक हार्ट भी चाहिए सर जो ब्लड को पंप कर सके, प्रेशर दे सके। तो हमने कहा हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स ये मिलकर बन जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। और सर्कुलेटरी सिस्टम अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह का मिलता है। आपने कहा कैसे, हमने देखते रहिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। ये बार बार वो टर्म है जो पूरी बायोलॉजी में हमेशा आती रहेंगी जब तक आप डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, ये पीछा नहीं छोड़ने वाली है आपका। एक सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, ओपन टाइप, और एक होता है क्लोज्ड टाइप। एक ओपन टाइप और एक क्लोज्ड टाइप। आपने कहा दोनों में क्या डिफरेंस है, हमने देखो दोनों में हर्ट है, आपने ये समझाने के लिए बना रहे हैं। कभी आप ये सोचें ऐसा हर्ट होता है, देसी हर्ट है, यहाँ भी बना देते हैं देसी हर्ट है, आपने कहा हाँ जी हर्ट है। हमने हर्ट जब कंस्ट्रिक्ट होगा तो ये ब्लड वेसल बाहर निकलेगी, आपने हाँ जी, हमने ब्लड वेसल निकलेगी मतलब ब्लड वेसल ब्लड लेकर बाहर आएगी, आपने कहा हाँ जी बिल्कुल आएगी। तो ये ब्लड बाहर आ गया। जिस ब्लड वेसल से ब्लड बाहर आता है, यानी कि जो ब्लड वेसल, जो ट्यूब हार्ट से ब्लड लेकर निकलती है, उसे अच्छे से याद कर लीजिए, उसे अर्टरी बोलते हैं। इससे आसान भाषा कोई नहीं है। पढ़ने में तो आप ये भी पढ़ेंगे कि इट कैरीज, इट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन उन सब के एक्सेप्शनल केस मिल जाएंगे, इसका कोई एक्सेप्शनल केस नहीं मिलेगा। यानी कि हर वो ब्लड वेसल अर्टरी कहलाएगी जो हार्ट से बाहर आएगी, ठीक है। अब ये ब्लड लेकर कहाँ गई, ये टिश्यूज़ है, दीज आर टिश्यूज़, दीज आर टिश्यूज़। तो आप जानते हैं हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ में, डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई होता है, हर सेल को न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो दिस इज द टिश्यू। ओपन टाइप में क्या है, दीज ब्लड वेसल्स डायरेक्टली ओपन, ये जाकर के टिश्यूज़ में ओपन हो जाती हैं, ये ओपन हो गई, ठीक। वो बाहर आ जाता है और ये डायरेक्ट एक्सचेंज करती है, यानी दी सेल डायरेक्ट एक्सचेंज करती है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक। और दूसरे एंड पर ये ओपन माउथ वाली ट्यूब्स कलेक्ट कर कर फिर से हार्ट में
ले जाती है। एक सिंपल डायग्राम से हम समझ रहे हैं कि ओपन का मीनिंग क्या है। आफ्टर दिस एक्सचेंज इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर दी, मेटाबॉलिक वेस्ट दे दिए, लेकिन न्यूट्रिएंट्स ले लिए, और आफ्टर दिस एक्सचेंज ये फिर हार्ट में ब्लड पहुंच गया। जो ब्लड वेसल हार्ट के अंदर जाती हैं ब्लड लेकर, उन्हें वेन कहते हैं, इसको कभी मत बोलना, ठीक। तो दिस इज ओपन। ओपन मतलब जिसके अंदर ब्लड बॉडी से बाहर आ जाए। ये जिसके अंदर ब्लड वेसल में ही रहे, और दीज ब्लड वेसल बहुत नैरो थिन वाल्ड बन जाए, पतली पतली बन जाए, और इनमें पोर्स भी होते हैं, और उन पोर्स की सहायता से, उन पोर्स के थ्रू ये ब्लड बाहर आ जाता है। देखिए फिल्टर हो जाता, ब्लड बाहर नहीं आया, यानी कि फिल्टर हो गया, ब्लड का लिक्विड बाहर आ गया, प्लाज्मा बाहर आ गया, और उस प्लाज्मा में जो न्यूट्रिएंट थे वो बाहर आ गए, लेकिन ब्लड सेल्स अंदर रहीं, प्रोटीन अंदर रहीं। तो ब्लड वेसल में रहता है और फिल्टर होता है फॉर एक्सचेंज। दिस इज कॉल्ड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि these narrow tubes, these fine tubes of the blood vessels are called capillaries, इन्हें कैपिलरीज बोलते हैं। तो कैपिलरीज के थ्रू ब्लड फिल्टर होता है, एंड these capillaries join together and form vein, और ये वेन बनती है, और these veins carry the blood to the hearts। तो this is vein, and such type of circulatory system is called closed circulatory system, in which blood remains within blood vessel, while in case of open type blood comes out into tissues through the open tubes। तो this is the open, this is the close। हायर एनिमल्स में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे और आपके अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। यानी कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल, तो एक ह्यूमन तो याद रख ही ले, बाकी पूरी चैप्टर पढ़ा है हमारे पास। फिलहाल एक सिंपल सा कॉकरोच याद रख लें, कॉकरोच। तो जो आप कॉकरोच देखते हैं, कभी आपके पैर से वो मर जाए, दब जाए, तो जो वाइट देखते हैं, तो वाइट उसका ये ब्लड है। हमारा ब्लड रेड होता है, उसका ब्लड रेड नहीं होता। हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है ब्लड में, उसमें नहीं होता। तो ऐसे ब्लड को, बहुत ध्यान सुनना, बुक में नहीं है फिलहाल, ऐसे ब्लड को जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का है, जो वाइटिश दिखता है, उसे अच्छी लैंग्वेज में ब्लड नहीं कहते, उसे बोलते हैं हीमोलिम्फ। दिस इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। अगर हमने कहा हीमोलिम्फ, तो आप समझ गए कि हीमोलिम्फ इज ए फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने कहा ब्लड, आपने कहा ए फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स विद इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड यानी कि क्लोज में, और हीमोलिम्फ यानी ओपन में। जल्दी से नोट करिए, फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हेडिंग।